ना जाने क्यों कई बच्चे अपने जीवन में एक ऐसी मेंटालिटी गेन कर लेते हैं कि मैं इस कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने, आप खुद अकल लगा के बताओ जीत किसकी होगी, जो मूड के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपने स्केड्यूल को बना रहा है, या फिर जिस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट होता था और मैं कुछ नॉलेज गेन करता था उसमें हमेशा अपने हाथ से करता था। लेकिन 7 ऐसी मिस्टेक्स जो आप सब कर रहे हो, लेकिन ये 7 मिस्टेक्स आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं करने देंगी। ये 7 मिस्टेक्स आपके सीनियर्स ने करी होंगी, आपके भाई ने करी होंगी, आपके पेरेंट्स ने करी होंगी, आपके टीचर्स ने करी होंगी, मैंने भी करी हैं, और आप सब भी ये सारी की सारी मिस्टेक्स करोगे। और जब मैच्योर हो जाओगे तो समझ में आएगा कि काश ये मिस्टेक्स ना की होती, लेकिन तब तक कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ये सारी की सारी मिस्टेक्स शायद आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा भी नहीं। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी और फील्ड हो, अगर प्रोग्रेस पाना चाहते हो तो इन 7 मिस्टेक्स को एंड तक देखना। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिस्टेक से, और वो है इग्नोरिंग द बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक से मिस्टेक ये है कि आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है। आप पढ़ने बैठते हो, फिर आप कहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साइंस के लिए मैं बना नहीं हूं, लेकिन आपने अपने लास्ट 10 सालों में जो पढ़ाई का ढांचा बनाया है, जो फाउंडेशन बनाई है, कहीं ना कहीं वही बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ चीजें दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और आने वाले 2 महीने में रोज सिर्फ 30 मिनट दे के इन टॉपिक्स को, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब अपने बेसिक्स को तो आप लोग आने वाले 2 महीने में स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आई होप स्क्रीनशॉट भी ले लिया हो। लेकिन अब चलते हैं अगली मिस्टेक पे, जो कि 90% या उससे भी ज्यादा परसेंट बच्चे एक्चुअली में ये मिस्टेक कर रहे हैं, और वो है नॉट सेटिंग देयर प्रायोरिटीज। अगर आप उन बच्चों में से एक हो जो मूड के हिसाब से पढ़ता है कि यार आज मेरा मूड फिजिक्स पढ़ने का है, आज मेरा मूड मैथ्स पढ़ने का है, यार आज मैं केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करता है, तो आप 10 में से उन 9 बच्चों में हो। लेकिन 10 में से कोई एक बच्चा मूड को नहीं देखता, अपनी प्रायोरिटीज को देखता है कि यार मैं कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हूं, मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट पे अगर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो मेरी परसेंटेज इंक्रीज होगी, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे जिन पे मैं कम ध्यान देके भी अच्छा स्कोर कर पाता हूं, या फिर मैं इनको उस टाइम पे कर सकता हूं जहां मैं लेस एक्टिव होता हूं, और जहां मैं सबसे ज्यादा एक्टिव होता हूं मुझे कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। आप खुद अकल लगा के बताओ जीत किसकी होगी, जो मूड के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपने स्केड्यूल को बना रहा है, या फिर प्रायोरिटी के हिसाब से कि भैया मुझे एक्चुअली में ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए और कम किसको। किसकी जीत होगी आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन पे खुद ही बता दो, और खुद ही समझ जाओगे क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। तो ऑब्वियस बात है, आंसर मुझे भी पता है, लेकिन अब हम प्रायोरिटीज को सेट कैसे करें, आओ सिंपल तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले एक जगह पे अपने सारे के सारे काम जो आपको करने हैं वो लिख लो। अब देखो कौन सा काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है और आप ही कर सकते हो, तो उस काम को तो आपको आज ही करना होगा। लेकिन कोई काम अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, या कोई और कर सकता है, तो अपने दोस्त, अपने फैमिली में किसी के मेंबर से, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बाहर से सामान लेके आना है तो कोई और लेके आ सकता है, मैनेज करो, आपकी लाइफ है, आपको करना होगा। लेकिन भैया कल पेपर है, इसके लिए पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट भी, अर्जेंट भी, और आपको ही करनी पड़ेगी, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो। उसके बाद उनमें भी सबसे ज्यादा फायदे वाले काम को सबसे पहले करो। मान लेते हैं आपके पहले कॉलम में जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है उसमें आपका यूनिट टेस्ट भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका लेटर सपोज इसमें डाल देते हैं कि आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी डाल रखा है कि मुझे आज 50 MCQ करने हैं, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा फायदा क्या होगा अगर आप यूनिट टेस्ट में उसी टॉपिक के 50 MCQ कर लो। अब फायदा क्यों ज्यादा कह रहा हूं, बिकॉज स्कूल में नंबर अच्छे आएंगे तो आपके इंटरनल्स में मार्क्स अच्छे लगेंगे, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही होगा, टीचर के सामने गुड बुक्स में भी आओगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले उन कामों को निपटाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, और सबसे लास्ट में उन्हें करो जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, उनको तो हटा ही दो जीवन से। लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे कि मोबाइल चलाना, इधर उधर की बातें करना, हटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको सबसे कम टाइम दो जो सबसे कम इंपॉर्टेंट और सबसे कम अर्जेंट है। अब आते हैं अगली मिस्टेक पे, जो कि एक्चुअली में एक माइंडसेट ट्रैप है, और वो है आई कैन डू इट अलोन मेंटालिटी। यानी ये सोचना कि सब कुछ मैं अकेले ही कर सकता हूं। ना जाने क्यों कई बच्चे अपने जीवन में एक ऐसी मेंटालिटी गेन कर लेते हैं कि यार सब मैं ही करूंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगा। ये कोई समझदारी का साइन नहीं है। कुछ काम आपको जीवन में खुद ही करने होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम आप दूसरों से करवा सकते हो। मैं इस कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसी आज तक एक भी नोटबुक नहीं बनाई, फाइल नहीं बनाई जो मुझे फायदा ना दे और मैंने हाथ से बनाई हो। समझ गया? मतलब जिस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट होता था और मैं कुछ नॉलेज गेन करता था उसमें हमेशा अपने हाथ से करता था, लेकिन जहाँ मुझे सिर्फ स्कूल में खुद टीचर ने बोला है कि इसको कॉपी करके बस सबमिट करा दो, वो मैंने काम आज तक खुद नहीं किया, डेलीकेट ही करवाया।
सच बताऊं, जब आप दूसरों की हेल्प लेते हो ना तो आपको मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं, और कभी कभार 3 घंटे का काम 1 घंटे में भी हुआ। ऐसा कितनी बार हुआ है, किसी एक्सपेरिमेंट में फंस जाता हूं और 4-5 लोगों से बात करता हूं, शांग सर से बात करता हूं, रीवा मैम से बात करता हूं, टीम से बात करता हूं, तो उनके पास कोई एक विचित्र, बहुत बार आइडिया घटिया भी होते हैं पर बहुत बार आइडिया काम भी कर जाते हैं, और 3 घंटे का काम 1.5 घंटे 1 घंटे में, कभी कभार आधे घंटे में भी हो जाता है। One of the characteristics that I look for in people is collaboration that we talked about earlier. Can they really collaborate? Do they deeply believe that 1 + 1 = 3? इसीलिए दोस्तों से कोलैबोरेट करो भाई। जिस काम में आप अच्छे हो उनकी मदद कर दो, लेट से पढ़ाने में, क्वेश्चंस करवाने में, और किसी काम में वो अच्छे हैं, उनकी राइटिंग अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फाइल आप उनसे बनवा सकते हो। डेलीगेट करना सीखो, कोलैबोरेट करना सीखो। अब आते हैं अगली मिस्टेक पे, जो आप सबको पता है कि वो मिस्टेक आप कर रहे हो, लेकिन आप आलस के मारे उसे इग्नोर करते हो, और वो है नॉट हैविंग योर पर्सनल रिसोर्सेज। मैंने क्लास में पूछा 70 बच्चों के बैच में कि कितने बच्चों ने इस चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स खुद से अपने भाषा में बनाए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 70 बच्चों में से सिर्फ 6 या 7 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने भाषा में, मैं क्लास की पीपीटी नोट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने भाषा में नोट्स को बनाया था। और आपको पता है वो सातों के सातों बच्चे वो उन अच्छे बच्चों में एक थे जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे। अगर मैं यहाँ पे कोई डिवीजन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि 10-12 बच्चे ऐसे जिन्होंने आसपास से नोट्स को जुगाड़ा था, और बाकी सारे के सारे बच्चों के पास तो नोट्स ही नहीं थे। और ये वो उन सारे बच्चों में से एक हैं जो कि भैया पेपर के टाइम पे, यूनिट टेस्ट के टाइम पे, मिड टर्म के टाइम पे लोगों को मैसेज करते रह जाते हैं, भीख मांगते रह जाते हैं कि मुझे नोट्स प्रोवाइड कर दो। इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, कहीं पे आधे अधूरे नोट्स मिलते हैं, उनको पढ़ के काम चलाते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत से अपने खुद के नोट्स बनाए होते तो कितना बेहतर होता। एक तो उस दौरान जब आप नोट्स बना रहे थे अपनी भाषा में तो रिवीजन होती, सेकंड टाइम लास्ट मोमेंट पे किसी और पर रिलाई ना करना पड़ता, वो टाइम वेस्ट ना होता, और अपने बनाए गए नोट्स, अपनी भाषा में बनाए गए नोट्स, अपने द्वारा लिखे गए की पॉइंट्स, मैंने हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखी है, वो भी जाके चेक करो। उन सारे टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उनसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज ही नहीं है। लेकिन ये मिस्टेक आप कर रहे हो, आपको पता है आप कर रहे हो, फिर भी करे जा रहे हो, तो इसको इग्नोर करो। और अब चलते हैं 5वीं मिस्टेक, जो कि एक्चुअली में एक नई जनरेशन की मिस्टेक है। हमारे टाइम पे तो ये मिस्टेक हो ही नहीं सकती थी, और वो है नॉट यूजिंग AI टूल्स। ध्यान रखिएगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने, या तो हो सकता है कभी AI टूल्स का इस्तेमाल ना किया हो, या फिर बहुत कम परसेंटेज ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने AI टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ होमवर्क करने में या कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछने के लिए किया होगा। बट आपको मैं बताऊं, ये इतना खतरनाक टूल है कि आप अपने जीवन को बहुत हद तक आसान कर सकते हो। आपको जान के हैरानी होगी शायद कि आप ChatGPT के साथ क्विज खेल सकते हो, जैसे कि आप एक टीचर हो, आप उसे बस प्रॉम्प्ट दो कि भैया आप मेरे टीचर बन जाओ और मेरे इस चैप्टर से रिलेटेड इंग्लिश में या जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में मुझसे इस चैप्टर के इस वाले टॉपिक से सवाल पूछो, और तब तक सवाल पूछते रहो जब तक मैं 5 लगातार जवाबों का आंसर सही नहीं देता। इतना मज़ा आएगा ना खेलने में, आप करके देखना, और इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। तो जब आपके साथ, वैसे तो दोस्तों का इस्तेमाल करो, टीचर्स का इस्तेमाल करो, रियल लाइफ लोगों का इस्तेमाल करोगे तो फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जब वो लोग नहीं हैं और आपको रिवीजन करनी है और बड़े फन तरीके से करनी है तो AI का इस्तेमाल कर सकते हो। आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज AI का इस्तेमाल कर रही हैं, हम घर बैठे इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको जेन्युइनली AI टूल्स के बारे में भी जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है कि कैसे AI टूल्स का इस्तेमाल आप पढ़ाई में कर सकते हो। अब क्योंकि ये वीडियो मैंने साइंस एंड फन एजुकेशन पर डाली है तो जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज वहां पे भी हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। अब चलते हैं अगली टिप पे, जो है बीइंग अ रशर और अ ड्रैगर। देखो, आप इनमें से कौन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। रशर मतलब कि जो हर काम को बहुत जल्दबाजी में करता है, ड्रैगर जो काम को खींच देता है। आप इनमें से कौन हो? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों ही नेचर होना एक मिस्टेक है। ना तो आपको अपनी लाइफ में एक रशर होना चाहिए, यानी कि ना ही कोई काम को बहुत जल्दबाजी में करो जिसके चलते या तो वो काम अधूरा करो या फिर उस काम में करते वक्त बहुत सारी गलतियां और फ्लॉज हो जिसकी वजह से वो काम परफेक्ट हुआ ही नहीं और आपको दोबारा करना ही पड़ेगा। तो पहली बारी में जल्दबाजी करने में फायदा क्या हुआ? सेकंड, ड्रैगर, जो एक काम को या तो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से या फिर ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो करते हुए कर रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो सर फिर मुझे करना क्या है? तो आंसर है बैलेंस। ना आपको रशर बनना है ना ही आपको ड्रैगर, आपको बनना है एक ऐसा इंसान जो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को बना के चलेगा। यानी कि आपको बीच का एक रास्ता ढूंढना होगा। आपको बस जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ने वाला भी नहीं बनना है और एक चैप्टर को 10 दिन 20 दिन खींचने वाला भी नहीं बनना है।
आपको शुरुआत करनी है एक छोटे टाइम स्लॉट से एक चैप्टर को लेकर और दिन पर दिन उसको बढ़ाना है अपनी क्षमता के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अगले दिन पढ़ने बैठोगे और पिछला पढ़ा हुआ आपको अगर याद नहीं, आप उसे मन में 5 मिनट में रिकैप नहीं करवा पा रहे, इसका मतलब आपने रशर वाली टेक्निक अपनाई थी और आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करी। तो इसका मतलब है सेम टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना होगा। ऐसा करने पे आपको लगेगा कि यार मैं अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप अगली बार जब भी पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ोगे। और किसी भी चीज़ को ड्रैग भी मत करो। यानी कई मैं देखता हूँ कभी कभार बच्चे क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले किसी भी चैप्टर को 4-5 बार रिवाइज करते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। 1-2 बार चैप्टर पढ़ लिया है, 70% चैप्टर भी आपको लगता है पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ, ड्रैगर मत बनो, बैलेंस बना के चलो। और अब आते हैं 7वीं मिस्टेक पे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप 7वीं मिस्टेक करते हो कि नहीं, और वो है नॉट बीइंग एन एक्टिव लर्नर। जी हाँ, आओ समझें ये क्या गहरी लाइन बोल दी मैंने। अब ये नॉट बीइंग एन एक्टिव लर्नर का मतलब क्या है? आप अगेन पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उन चीज़ों को मन में, पहली बात तो रीड करते हो आप, सिर्फ मैक्स टू मैक्स आप क्या कर लेते हो, लिख लेते हो। लेकिन इससे क्या होगा, आप और लंबे लंबे स्लॉट्स बनाते हो, आपकी दिमाग में वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं पाती हैं। जब भी पढ़ने बैठो एक्टिव लर्नर की तरह पढ़ो। ये क्या होता है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको 10 मिनट के गैप के बाद अपनी भाषा में लिखो। पूरे दिन में जितने भी टाइम स्लॉट बना रहे हो सब में 10-10 मिनट का गैप डाल के उनको लिखना शुरू करो। सारे दिन के स्लॉट्स के बाद अगले दिन जाके दोस्तों से डिस्कस करो कि आपने क्या खेला, उनके ऊपर गेम्स खेलो, पर्ची बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, चीज़ों की विजुअलाइजेशन देखो। अगर आपने आज क्लास में बायोंसी टॉपिक सीखा है तो जाओ यूट्यूब पे व्हाट इज बायोंसी, गिव डेमोन्स्ट्रेशंस, देखो वीडियोस। एक्टिव लर्नर बनो। किताबी कीड़ा बनने से हो सकता है नंबर ले आओगे, वो भी शायद मुश्किल आज की डेट में, तो जिस प्रकार से पैटर्न बनता जा रहा है, एक्टिव लर्निंग करना शुरू करो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके विजुअलाइजेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अंबार है, खत्म नहीं होंगे, देखते देखते थक जाओगे। उन सारी चीज़ों का यूटिलाइज करो, एक्टिव लर्नर बनो। इस दौरान जो भी डाउट्स आ रहे हैं तुरंत क्लैरिफाई करो, चाहे हमारे वन शॉट से करो, चाहे चैट जीपीटी से करो, चाहे टीचर को परेशान करो, चाहे दोस्त से बात करो, लेकिन डाउट्स को उसी वक्त क्लैरिफाई करो। कल भूल जाओगे, परसों पेपर में आ जाएगा, क्या फायदा हुआ। ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनो, दोस्तों के साथ बैठो, पढ़ो, बहुत मजा आएगा। पैसिव लर्निंग मत करो। तो अब इन 7 मिस्टेक में से वैसे तो मैं मानता हूं कि आप 7 की 7 कर रहे होगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये भी एक मिस्टेक है जो आप कर रहे हो कि आप 2 लोगों के साथ अच्छी चीजें शेयर नहीं करते हो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाओ इस बढ़िया से वीडियो को दिखा के, अगर मुझे नहीं जानते। बाकी मिलते हैं ऐसी और प्यारी वीडियोज में। आई होप ये 7 मिस्टेक्स आपके जीवन से जल्द ही निकले। लव यू।